हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी अजय की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अजय है। दोस्तों, आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यह भी 6 साल पहले मेरे साथ घटी थी। 2017 दिसंबर का महीना था। मैं अपने घर पर आया हुआ था। मैं जहाँ पर पढ़ाई करने जाता था वो कॉलेज मेरे घर से कुछ 45 किलोमीटर की दूरी पर था। इसी वजह से मैंने वहीं पर हॉस्टल में रहना ही ठीक समझा। मैं उसी कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता था, लेकिन हर फ्राइडे के दिन मैं अपने घर पर आ जाता और मंडे मॉर्निंग निकल जाता। मेरा जो पहला क्लास का टाइमिंग था वो मॉर्निंग में 7 बजे का होता था और इसी के चलते हुए मैं हमेशा ही ऐसा करता कि फ्राइडे के दिन रात में घर पर आकर सो जाता और मंडे मॉर्निंग सुबह में 4:30-5 बजे के आसपास अपने घर से निकल जाता था ताकि मैं कॉलेज पहुंच जाऊं और उसके बाद फिर वही रेगुलर लाइफ हॉस्टल में जाकर रहना। एक दिन की बात है कि मैं अपने घर पर आया हुआ था फ्राइडे शाम में और आराम से घर पर हम सभी बैठकर एंजॉय कर रहे थे। 2 दिन तो बहुत अच्छे से बीते। संडे के दिन मॉर्निंग में मुझे जल्दी जाना था क्योंकि मुझे एक असाइनमेंट का थोड़ा सा काम भी बाकी था, वो करना था। मैं अपने घर से अप्रॉक्सीमेटली 4:15 बजे के आसपास निकलने वाला था। मैं सुबह जल्दी उठा, रेडी हुआ और बाइक की चाबी लेकर निकल पड़ा। ठंड का महीना था, रास्ते में बहुत फॉग था। हम जिस जगह पर रहते थे वो थोड़ा रिमोट एरिया जैसा था, मतलब वहाँ से बाहर आने में 10 से 12 किलोमीटर तक ज़्यादा लोग नहीं दिखते थे और वैसे भी इतनी सुबह में वहाँ पर कौन ही होगा। बिल्कुल खाली रास्ता था। रास्ता भी कच्चा पक्का था। दोनों साइड रास्ते के खेत और जंगली बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। जब मैं अपने घर से निकला, ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैंने ऊपर जैकेट भी पहना हुआ था और बाइक को धीरे धीरे चला रहा था। तेज चलाऊंगा तो ठंड लगेगी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने रोड के बीचों बीच किसी को देखा जिसने एक बड़ी सी कंबल ओढ़ कर रखी हुई थी। उसके पैर बिल्कुल गंदे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसा उसने अपने पैरों को सीमेंट में डाला हुआ है या कीचड़ लगा हुआ है। वो मेरी बाइक के सामने ही था। हेडलाइट की रोशनी में वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मुझे लगा कि हेडलाइट जैसी ही उसको नजर आएगी तो वो वहां से हट जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैं एकदम करीब जाने के बाद हॉर्न मारने लगा, फिर भी वो वहां से बाजू नहीं हटा। मैंने बाइक को लेफ्ट लेकर आगे की ओर बढ़ाया और पीछे देखने लगा कि कौन है ये पागल जो हॉर्न सुनने के बाद में भी हट नहीं रहा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो उसका चेहरा था वो काफी डरावना था। उसके चेहरे पर से कुछ टपकता हुआ जमीन पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी उसे देख ही रहा था कि अचानक मेरी गाड़ी का आगे का पहिया एक गड्ढे में चला गया और मैं बाइक से गिर पड़ा। मैं बाइक को उठा रहा था और खुद को झाड़ रहा था। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी जो जेब थी वो अपने आप लंबी होती चली गई और इतनी लंबी हो गई कि उसके पैर तक उसकी जेब लटकती हुई दिख रही थी। वो भारी कदमों के साथ मेरी ओर आगे बढ़ा और मुझसे लगभग 10 कदम की दूरी पर रुक गया। उसके बाद मैं बाइक को उठाया और उसे देखने लगा कि ये कौन है, ये कैसा जीव है। उसने अपने हाथ, जो कि पता नहीं कैसे उसने छुपा कर रखा था, वो बाहर निकाले, जो बिल्कुल पतले, काले और काफी ज्यादा लंबे थे। उसके हाथ जब उसने निकाले, मैं वही देखकर डर के मारे जोर से चीखा, जिसके बाद में वो मेरी आवाज से डरा या पता नहीं, वो मुझ पर हमला ही करना चाहता था। वो एकदम से मेरी ओर आया और उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं काफी दूर जाकर गिरा। फिर वो मेरे ऊपर आकर बैठ गया और उसके बाद
उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से मुझ पर हमला करना शुरू किया और एक हाथ से मेरे गले को जोर से दबाकर पकड़ कर रखा था, जिस वजह से मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर अचानक ही तभी कहीं से कुछ लोगों की गुजरने की आवाज आई, जो कि वो बात करते हुए जा रहे थे। वो आवाज सुनकर वो एकदम से मेरे ऊपर से हटा और जब मैं उठकर खड़ा हुआ तब तक वो लोग करीब आ चुके थे। उन लोगों ने मुझे उस हालत में देखा और मुझे उठाया। उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। उन्हें यूं लग रहा था कि मैं बाइक से गिर गया और उसी वजह से मेरे चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। उन लोगों के पास पानी था, उन लोगों ने मुझे पानी पिलाया, साइड में बिठाया। मैं उन लोगों से कुछ कहता कि उससे पहले ही वो लोग कहने लगे कि बाबू आप संभाल के जाना, और वो कहते हुए वो लोग आगे बढ़ गए। मैंने जल्दी से अपनी बाइक उठाया, बाइक चालू किया और आगे बढ़ गया। फिर जब मैं हॉस्टल पहुंचा, मैं वो दिन कॉलेज नहीं गया। मैं हॉस्टल पहुंचा और हॉस्टल पहुंचने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे उस टाइम पे वापस घर लौट जाना चाहिए था। मैं हॉस्टल आने के बाद भी गलती किया था, लेकिन मैं वहीं पर रुककर अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेकर डॉक्टर के पास गया और अपना जो भी ट्रीटमेंट था वो करवाया। फिर ऐसे ही पूरा हफ्ता निकल गया। अगले फ्राइडे जब मैं अपने घर पर आया तो मैंने घर वालों को अपने साथ सारी घटी घटना बता दिया। मेरे घर वाले भी इस बात से दंग थे कि ये सब क्या हुआ। मैंने उन लोगों को कहा कि मुझे अब बहुत डर लग रहा है, मैं मंडे मॉर्निंग नहीं संडे के दिन शाम में ही चला जाऊंगा। तभी ही जो मेरे बड़े भैया थे उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई जंगली जानवर होगा। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो यही कह रहे थे कि तू जिद कर रहा है, गांव में ऐसे जंगली जानवर कई बार देखने को मिलते हैं, हो सकता है ज़्यादा फॉग के कारण तुझे वो बराबर नहीं दिखाई दिया होगा। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था जो बात मैं उन लोगों से कह रहा था। मैं जब वो दिन रात में निकलने लगा, यानी संडे के दिन करीब 9 बजे के आसपास, तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि अजय मेरा दिल नहीं मान रहा है, तू अभी मत जा, तू कल ही मॉर्निंग में जाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में मम्मी ने मुझे एक नींबू दिया और कहने लगी कि नींबू अपने साथ अपने बैग में डाल ले। उसके ही साथ उन्होंने कुछ विभूति भी दी थी। जब मैं निकलने लगा मॉर्निंग में तो उन्होंने वो मेरे माथे पे लगा दिया। कहने लगे जा, आज तेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर जब मैं मंडे मॉर्निंग अपने घर से निकला 4:30 पौने 5 बजे के आसपास, तब रास्ते में मैंने देखा कि फिर से वही जीव मुझे दूर खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इस बार मुझे पूरा भरोसा था कि ये मेरे साथ अब कुछ नहीं कर सकेगा। मैं जैसे ही उसके पास गया और उसके बाजू से गुजरने लगा, वो एकदम से मेरी ओर घुमा और मुझे घूरने लगा। उसने हाथ मेरी ओर आगे बढ़ाया ही था कि पता नहीं क्या हुआ, उसने खुद से वो अपने हाथ को पीछे खींच लिया और मैं उसे देखने ही लगा और बाइक को तुरंत ही मैंने रुका दिया। वो मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा, जैसा मानो वो मेरे चारों ओर चक्कर काट रहा था, लेकिन वो मुझ पर हमला नहीं कर रहा था और गुर्रा रहा था जोरों से। मैंने जब उसके पैर देखे तो घुटने के नीचे से उसके पैर भी बिल्कुल साफ दिख रहे थे, जो कि एकदम पतले और काले, और उन पे बहुत घने बाल भी थे। उसके पैरों को देखकर तो यूं लग रहा था जैसा कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी भेड़िए के पैर हैं। मैं वहां से उस दिन भी जल्दी से निकल गया। जब मैं रूम पर पहुंचा तो मेरा एक फ्रेंड था। मैंने उसे ये बात बताई। उसने कहा कि पिछले हफ्ते भी तेरे साथ हुआ था, तूने मुझे ये सारी बात अभी बताई। मेरे एक जान पहचान में आदमी है, चल हम उसके पास चलते हैं। हम वो दिन कॉलेज गए और उसके बाद में हम उस आदमी के पास मिलने चले गए। वो आदमी ने कहा कि वो एक जिन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मैंने कहा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ दिन अपने घर पर जाना छोड़ दो, और अगर जाते हो तो फिर संडे के दिन ही शाम में वहाँ से निकल कर आया करो, क्योंकि वो जो समय पर तुम कॉलेज के लिए निकलते हो वो जिन्नातों का समय होता है, और उस समय अगर वो तुम्हें वहाँ पर दिखा है तो मतलब वो तुम्हें आगे भी कंटिन्यूसली दिखता रहेगा। मैंने उनकी ये बात सुना और मैंने उन्हें कहा कि अगर अब मैं अपने घर जाता हूँ और संडे शाम में निकलता हूँ और फिर अगर वो मुझे दिख जाएगा तो मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस समय पर तुम निकलते हो यानी कि मॉर्निंग में, वो समय उनका है सुबह में 6 बजे तक, तो वो उसी समय तुम्हारा रोज़ आना वहीं पर वेट करता है, लेकिन तुम उसे सिर्फ मंडे के दिन मॉर्निंग में मिलते हो।
इस वजह से अब वहाँ पर जाना ही छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, और उसके बाद मैं जब भी अपने घर पर गया तब मैं संडे के दिन शाम में वहाँ से निकल जाता था। मेरी मम्मी ने भी इसके बारे में पूछा तो उनको भी सेम ही आंसर मिला। वो यही था कि वो एक बुरा जिन है जो अब तुम्हारे बेटे के पीछे लग गया है, और जब भी तुम्हारा बेटा उसके समय पर उसे मिल जाएगा वो उसे नुकसान पहुंचाएगा या मारने की कोशिश करेगा। लगभग दोस्तों उसके बाद मैं 1 साल तक कॉलेज गया, लेकिन कभी भी मॉर्निंग में नहीं निकलता था। अगर मैं संडे नाइट रुक भी जाता तो मंडे के दिन मॉर्निंग में 10 बजे तक ही निकलता था, उससे पहले कभी नहीं। तो दोस्तों ये थी अजय की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी अनिल की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल है। यह घटना आज से 30 साल पुरानी है। ये घटना कुछ ऐसी थी कि जिसे सुनने के बाद आज भी मुझे डर लगने लगता है। यह घटना मैंने मेरे दादाजी से सुना था, लेकिन यह घटना हुई थी मेरे पापा के साथ। अब घटना पर आता हूँ। जब ये घटना घटी, मेरे पापा बताते हैं कि उस समय मेरी उम्र 25 साल की थी। वो घटना हो जाने के बाद में पापा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी कि कई बार तो डॉक्टर्स का ये कहना था कि पापा का बच पाना नामुमकिन है। वो खुद नहीं समझ पा रहे थे कि उनके साथ क्या हो गया है। मेरे दादाजी बताते हैं कि एक दिन दादाजी और पापा ये दोनों ही अपनी खेत से लौट रहे थे। रात के कुछ 9 बज रहे होंगे। जब खेत से आ रहे थे तभी कुछ सामान दादाजी को याद आया। दोनों ही ट्रैक्टर से वापस आते थे घर पर। वैसे खेत और जो घर था वो ज़्यादा दूर तो नहीं था, लेकिन ट्रैक्टर का काम होता था, इसी वजह से ट्रैक्टर को लेकर जाते थे। जब दादाजी को याद आया तो दादाजी ने कहा कि अरे सामान छूट गया, चल वापस जाकर खेत में से वो सामान ले आते हैं। मेरे जो पिताजी थे उन्होंने दादाजी को बोला कि आप जाओ घर पर, मैं लेकर आता हूँ। मेरे जो पिताजी थे उस समय सिगरेट पीते थे, तो वो बस मौका ही ढूंढते थे कि कैसे भी उनसे दादाजी दूर हो जाए तो वो सिगरेट पी लिया करे। मेरे पिताजी ने सोचा कि दादाजी ट्रैक्टर लेकर यहाँ से निकल जाएंगे तो मैं सिगरेट पी लूँगा। इतना सोचकर उन्होंने दादाजी को जिद किया कि आप चले जाओ, मैं सामान लेकर घर आता हूँ। पिताजी ट्रैक्टर से उतर गए और खेत में चले गए। हमारा जो खेत था उसके आजू बाजू भी सब जगह खेत ही खेत थी, और रात के समय बिल्कुल अंधेरा था। वहाँ पर बहुत घना अंधेरा था। खेत के आसपास कोई भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, वहाँ पर जंगली कुत्ते होते थे। कई बार ऐसा लोग कहते थे कि वहाँ पर सियार भी आते हैं। अब वो सच था या झूठ पता नहीं, क्योंकि उससे पहले मेरे पिताजी ने कभी सियार को देखा नहीं था। जब पिताजी खेत में गए तब वो दिन पहली बार उन्हें सियार के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। पिताजी ने सामान उठाते उठाते सारा सामान फिर से ज़मीन पर रख दिया और खड़े होकर अपने आसपास देखने लगे कि क्या सच में यहाँ पर सियार तो नहीं। लेकिन दूसरी बार वो आवाज़ नहीं आई। फिर पिताजी ने जैसे ही दूसरी बार सामान उठाने का प्रयास किया, तब दोबारा से उसी सियार की आवाज़ आई जो कि ज़ोरों से चिल्ला रहा था। पिताजी अपने आसपास देखे, जेब से टॉर्च निकाला और टॉर्च मारकर भी देखा, उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। पिताजी ने अपना सामान उठाया और फिर वहाँ से आगे बढ़ने लगे। अब वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे कि क्या पता सच में यहाँ पर सियार हो, मुझ पर हमला कर दे। और वो धीरे धीरे वहाँ खेत से निकलकर रोड पर आ रहे थे कि तभी उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो उनकी ही खेत में एक बड़ा सा डंडा लिए खड़ा हुआ था। पिताजी ने जब उस आदमी को देखा तो वो सोच में पड़ गए कि अभी तक तो यहाँ पर कोई नहीं था, फिर ये आदमी यहाँ पर कैसे आया। पिताजी उसकी ओर आगे बढ़ने लगे। वो आदमी भी पिताजी को देखकर वहीं पर डट कर खड़ा था। जैसे ही पिताजी उसके पास पहुंचे और पिताजी कुछ बोलते या उसे देख पाते, वो आदमी एक झटके से गायब हो गया और पिताजी को यूं लगा कि जैसा मेरे शरीर के अंदर तेज हवा ने प्रवेश कर लिया है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो घर पर आए। घर आने के बाद उन्होंने अपने जो पिताजी थे यानी कि मेरे दादाजी, उनको ये बात बताई। दादाजी का ऐसा कहना था कि घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा डर मत, हो सकता है कि तेरा वहम होगा। लेकिन मेरे पिताजी जानते थे कि उनका कोई भ्रम नहीं है, जो उन्होंने देखा वो बिल्कुल सच था। वो जब खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटे तभी
उन्हें यूं महसूस हो रहा था कि उनके शरीर के अंदर एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं, जो कि वो कुछ अजीब सी चीजें महसूस कर पा रहे थे। मेरे दादाजी का कहना यह भी था कि वो रात में तेरे पिताजी ने बहुत ज्यादा खाना खाया था, जैसा कि दो आदमी का खाना एक आदमी ने खा लिया हो। और जब वो जाकर लेटे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने तुरंत ही उठकर अपने पिताजी से कहा। तभी मेरे दादाजी उनसे कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तूने आज खाना ज़्यादा खाया है इसलिए तुझे ऐसी बेचैनी हो रही होगी और तुझे ऐसा अंदर शरीर के कुछ अजीब सी चीज़ें महसूस हो रही होगी, इसलिए कहते हैं कि रात में खाना कम खाकर सोना चाहिए। मेरे पिताजी कहने लगे, नहीं, मुझे कुछ अजीब ही लग रहा है। वो रात उन लोगों ने बात को टाल दिया और फिर पिताजी सो गए। जब सुबह में पिताजी उठे तब उनकी आंखें खून जैसी लाल थी और उनके शरीर पर कई सारी जगह पर बड़े बड़े बाल निकले हुए थे। उनके नाखून भी एक रात में ही काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। जब ये बात मेरे पिताजी अपने घर वालों को बताने के लिए मेरे दादाजी के कमरे में गए तब उन्होंने देखा कि सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। ना ही तो शरीर पर बड़े बाल थे और ना ही तो बड़े नाखून, सब कुछ नॉर्मल था। पिताजी वहां पर जाकर अपने आप को देखने लगे। दादाजी ने पूछा, क्या बात है, क्या हुआ तुझे? वो कहने लगे कि नहीं, अभी मैंने देखा शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल थे, नाखून भी मेरे बढ़ चुके थे एकदम एक ही रात में, लेकिन अभी मैं आपको दिखाने आया तो सब कुछ नॉर्मल सा हो गया। मेरे दादाजी तो इस बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन जो मेरी दादी थी वो कहीं इस बात को समझ रही थी। उन्होंने पिताजी को रुका लिया। वो कहने लगे कि तू अभी काम पर मत जा, तेरे पिताजी को जाने दे, यानी मेरे दादाजी को काम पर जाने दे और तू यहाँ पर रुक जा। जिसके बाद मेरे जो पिताजी थे वो वहीं पर रुक गए। फिर करीब 1 बजे के आसपास मेरी जो दादी थी वो पिताजी को लेकर एक आदमी के पास पहुंची। वो आदमी बंगाली था और जादू टोना ये सब करना जानता था। वो मेरी जब दादी मेरे पिताजी को वहां पर लेकर पहुंची तो वो आदमी बिना कुछ पूछे ही मेरे पिताजी को देखकर कहने लगा कि तेरे शरीर में एक आत्मा का वास है। यह सुनना था कि दादी बहुत ज़्यादा डर गई और वहीं घबराकर वो तुरंत उसी बंगाली आदमी के पास जाकर बैठी और हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि बस कैसे भी इसे बचा लो। वो कहने लगा कि अभी वो समय नहीं आया है कि इसके शरीर से उस आत्मा को निकाल दिया जाए। 4 दिन के बाद वो समय आएगा, लेकिन 4 दिन तक इसे बहुत संभालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि जैसा जैसा रात में मेरे पिताजी सोते थे वैसा वैसा वो आत्मा उनके शरीर में और ज़्यादा हैवीली वास करती थी। यानी कि उसका जो असर था आत्मा का वो बिल्कुल साफ साफ दिखने लगता था। जब दूसरी रात में पिताजी सोए और अगली सुबह में उठे तो उन्होंने खुद के चेहरे पर जब हाथ लगाया तो बहुत अजीब सी चीज़ें महसूस की। उनको अपना चेहरा बहुत लंबा दिखाई दे रहा था, यानी महसूस हो रहा था, और चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा बाल महसूस हो रहे थे। मेरे जो पिताजी थे उन्होंने तुरंत ही जाकर आईने में खुद को देखने का सोचा और जब आईने में देखे तब वो और ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि शीशे में वो एक भूत जैसे दिखाई दे रहे थे। वो शीशे में देखने के बाद उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, जिसके बाद दादी और दादाजी दोनों ही भागकर उनके पास आए, लेकिन तब तक फिर से चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। मेरे पिताजी वहीं खड़े होकर रोने लगे। वो कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि रोज़ाना मैं सुबह उठता हूँ और खुद में इतनी सादा मैं बदलाव देखता हूँ, जिसके बाद जब तुम लोग आकर देखते हो तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। फिर तीसरी रात में भी ऐसे ही हुआ कि जब सुबह में पिताजी उठे तो उन्होंने देखा कि अब पूरे शरीर पर उनके बाल हैं, हाथों के नाखून काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, शरीर पर बहुत सारी जगह पर कटे फटे निशान दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द और जलन भी महसूस हो रही थी। जब पिताजी ने फिर से अपने आप को देखा तो वो जानते थे कि मैं अगर इस बार भी दादा और दादी को बुलाऊंगा तो उनके आते ही ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने उनको बुलाने से पहले खुद के कपड़े उतार कर खुद को बहुत अच्छे से देखा। फिर वो बाहर निकले अपने कमरे से, तब तक चीज़ें नॉर्मल हो चुकी थी। ऐसे ही 4 दिन बहुत बुरे कटे और उसके बाद में वो जो बंगाली आदमी था उसने कहा था कि पिताजी को लेकर वहाँ पर जाना है। उसने रात के 11 बजे का टाइम दिया हुआ था। रात में 11 बजे ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, मेरे दादा, मेरे पिताजी
और मेरी दादी। जब ये तीनों ही वहाँ पर पहुँचे तब उस आदमी को देखकर ही जो मेरे पिताजी थे उन्होंने अजीब सी अपनी आवाज़ बदल दी और जाड़ी आवाज़ में कुछ दूसरी भाषा में बात करने लगे। तभी मेरे दादा पिताजी को देखने ही लगे कि ये क्या बोल रहा है। वो बंगाली आदमी ने कहा कि ये हिंदी भाषा तो नहीं है, ये जो भाषा बोल रहा है उसे मैं समझ रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। उसने पिताजी को पकड़ा और उनका गला दबाना शुरू किया। मेरी जो दादी थी वो बंगाली आदमी को ही चिल्लाने लगी कि अरे मेरा बेटा मर जाएगा। उसने एकदम घूर के दादी को देखा और कहा, जा दूर चले जा, अब बीच में नहीं आना। दादा ने दादी को पकड़ा और संभाला कि घबरा मत, तो अगर घबराएगी तो आज शायद हम अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। फिर दादा और दादी दोनों दूर एक पेड़ के पास खड़े हो गए। पता नहीं वो कितनी देर तक तंत्र मंत्र करता रहा, जिसके बाद मेरे पिताजी की सांसें उखड़ने लगी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। जब पिताजी उठे तब चीजें तो नॉर्मल थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, टोटली बेड रेस्ट हो चुके थे। 2-3 साल का समय उन्हें लगा रिकवर होने। डॉक्टर्स तो यही कहते थे कि अब इनका बच पाना नामुमकिन है, लेकिन वो कहते हैं ना, जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी हमें रिया ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रिया है। आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मैं बहुत छोटी थी। उस समय मैं स्कूल जाती थी। मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। इतना मुझे कुछ खास याद नहीं, लेकिन हाँ, जो मेन इंसिडेंट था वो मुझे याद है। मैं अब तो इंजीनियर बन चुकी हूँ। हुआ कुछ यूँ था कि जब मैं अपनी नानी के यहाँ पर रहती थी, वहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करती थी और वहीं से स्कूल जाना और वहीं पर नानी के पास रहना। उस टाइम मेरी मॉम मेरी नानी के वहाँ आई हुई थी और नानी के घर से मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। तो उसका एक रीज़न ये भी था कि वहाँ से मेरी स्कूल नज़दीक थी। एक दिन जब मैं स्कूल से घर आई तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी घर के अंदर बैठी है और मुझे अपने दोनों हाथों को आगे करके अपनी ओर बुला रही थी, वो भी बहुत प्यार से। पर पता नहीं मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उनके पास जाने को। ऐसा लग रहा था मुझे जैसे कोई मुझे उसके पास जाने से रोक रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, पर मेरे घर वाले सभी रिलीजन के रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी नानी ने मुझे एक पीर बाबा के पास लेकर गया हुआ था पहले ही। वहाँ पर उन्होंने मुझे एक तावीज़ दी थी जो कि मेरे गले में थी। जैसे ही मैं अपनी मॉम के पास जाने की कोशिश करती, ऐसा लगता जैसे किसी ने मुझे पकड़ कर रखा है और मैं आगे ही नहीं बढ़ पाती। मेरी मम्मी मुझे बार बार अपने हाथों को आगे करके बुला रही थी। फिर अचानक मैं देखने लगी कि मेरी मम्मी दूसरे कमरे में है और वो सो रहे हैं। जब मैंने ये देखा तो मैं और ज़्यादा डर गई। अगर ये मेरी मम्मी है तो फिर वो औरत कौन थी बाहर जो मुझे अपने पास बुला रही थी। फिर जब मैंने वापस पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत डर गई थी और मैं किसी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद मैंने ये बात अपनी नानी को बताया तो मेरी नानी मुझे उसी दरगाह में ले गई। तब वहाँ पर जो रहते थे उन्होंने बताया कि वो एक जिन था जो मुझे अपने साथ लेने आया था, लेकिन उस तावीज़ ने मुझे बचा लिया। उस पीर बाबा का हम लोगों ने शुक्रिया किया और वो तावीज़ आज भी मेरे पास है और आज भी वो मेरी हिफाजत के लिए मेरे पास है। तो दोस्तों ये थी रिया जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी हमें युगजीत ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम युगजीत है। मैं आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ ये एक दूर के रिश्तेदार के साथ हुआ था। उसका नाम जानवी है। कुछ साल पहले जानवी जब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। ये कहानी उस समय की है जब जानवी एक दिन अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। तब पास में पीपल का जो एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर से एक फल गिरा। हमें बचपन में कहा जाता था कि उस पेड़ से जो भी फल गिर जाता है उसे उठाना नहीं चाहिए, लेकिन जानवी ने उस फल को उठा लिया और तभी उसके मामा ने उसे मना किया, लेकिन फिर भी उसने फल उठाया और खा लिया।
उस दिन उसके हाव भाव काफ़ी ज़्यादा बदल चुके थे और धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगा था। जैसा कि हर बात पर गुस्सा हो जाना, घर वालों से चिल्लाकर बात करना, झगड़ा करना, ये सब होता था। मामा जी को समझ आ गया था कि जानवी के शरीर में एक आत्मा है। फिर उन्होंने जानवी की माँ को ये बात बताया कि उसे एक प्रेत आत्मा ने अपने वश में कर लिया है। इसके बाद मामा जी ने जानवी की मम्मी से कहा कि मैं एक प्रीस्ट को जानता हूँ, अगर हम उनके पास जाएंगे तो शायद कुछ सहायता मिल जाएगी। फिर जब मामा जी और जानवी की माँ उस प्रीस्ट के पास गए तो उन्होंने देखते ही बता दिया कि मैं जानता हूँ कि आप लोग क्यों आए हैं और यहाँ से इसी समय चले जाइए। उस आत्मा ने मुझसे बात की। उसने कहा कि अगर मैं आपका किसी भी तरह से मदद करूँगा तो जानवी को और नुकसान पहुँचाएगी। इसलिए मामा जी और जानवी की माँ वापस लौट गए। कुछ साल बाद वो किस्सा ख़त्म हो गया और वो आत्मा भी जानवी के शरीर को छोड़कर अपने आप ही निकल गई। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी युगजीत जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है वो हमें निखिल ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम निखिल है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ पिछले महीने में ही घटी थी। मुझे ऐसा अनुभव पहली बार शायद मेरी लाइफ में हुआ था। तो चलिए मेरे साथ हुई घटना को विस्तार से बताता हूँ। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ और मैं अक्सर बाहर कैफ़े में जाके कुछ काम वगैरह करता हूँ। पता नहीं, लेकिन मेरी आदत ही कुछ ऐसी है कि मुझे 12 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। लेकिन मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ाई करते समय मेरे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो हुआ ऐसा कि जब मैं एक रात को अपने घर की छत पर टहल रहा था, तब मैंने देखा कि एक लड़की जो स्कूल ड्रेस में थी वो कैफ़े से बाहर आई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, दरवाज़ा तो खुला ही नहीं था, तो वो बाहर कैसे आ गई। मैंने सोचा कि आवाज़ लगा देता हूँ। फिर मैं खामोश हो गया, क्योंकि कोई और सुन लेगा तो शायद हो सकता है गलत समझेगा। इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा और मैं उस लड़की को देख ही रहा था कि वो कुछ दूर जाने के बाद अचानक से रुक गई और उसने सीधा मेरी तरफ देखा। ये देख के मैं आश्चर्य में पड़ गया कि इसने सीधा मुझे कैसे देख लिया, क्योंकि मैं कब से उसे ही देखे जा रहा था। उसने तो एक बार भी अपना सर नीचे से ऊपर नहीं उठाया था। तो उसे ये बात कैसे पता चल गई कि मेरे ही छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ और उसे ही देख रहा हूँ। और मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि ऐसे कैसे उसने डायरेक्ट मुझे देख लिया। फिर वो मुस्कुराई और चले गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए मैं जाके सो गया। कल जब मैं कैफ़े पहुंचा तो मैंने पता करने की बहुत कोशिश की। शायद किसी को पता है उस लड़की के बारे में, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला वहाँ पर भी। फिर रात को वैसे ही हुआ। वो अचानक से कैफ़े से बाहर आई और आगे गई और दोबारा मुझे देखकर मुस्कुराई और चले गई। फिर मैंने सोचा कल इस कैफ़े के बाहर ही रहूँगा और उसे पूछूंगा कि इस कैफ़े में क्या करती है, इतनी रात को वो भी। फिर मैं जाके सो गया और मैं कैफ़े अगले दिन चला गया। दिन भर मैं वहीं बैठा रहा, उसके ही बारे में सोचता रहा कि आखिरकार वो कौन है जो रात को कैफ़े से जाती है। फिर जब रात हुई मैंने अपना फ़ोन लिया और नीचे कैफ़े के पास चला गया। मुझे अजीब तो लग रहा था, लेकिन मुझे जानना था कि आखिर ये चल क्या रहा है। और मैं कैफ़े से थोड़ी ही दूरी पर जाकर बैठ गया और फिर कुछ ही देर के बाद वहीं पर एक बड़ी बेंच पर चला गया और वहाँ बैठ गया। फिर उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की वैसे ही कैफ़े से बाहर निकली। मतलब बिना दरवाज़ों को खोले वो बाहर कैसे निकल सकती थी। फिर मैंने देर ना करते हुए उस लड़की को आवाज़ लगाई और वो लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मैं वहाँ से खड़ा होकर एकदम से पीछा हो गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई हमें इतना पास में देख ले। उससे हो सकता है कि लोग गलत समझते।
मैंने उस लड़की से पूछा कि आखिर तुम हो कौन, और पहली बात तो ये कि तुम बिना दरवाज़ा खोले बाहर कैसे आती हो। फिर उसने कहा, क्या तुम आत्माओं पर विश्वास करते हो? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं, तो हो सकता है शायद वो नहीं होती होगी। ये सुनकर वो लड़की पहले थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली कि मैं एक आत्मा हूँ। मुझे तो पहले उसकी ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन कहीं मुझे शक होने लगा। फिर भी मैं साइंस में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखता था, इसीलिए मुझे उस पर पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि ये पक्का मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही होगी। फिर मैंने कहा, अगर तुम सच में कोई आत्मा हो तो तुम कैफ़े में क्या करती हो? उसने कहा, मैं तुम्हें ये सब यहाँ पर नहीं बता सकती, तुम मेरे साथ चलो। मैंने सोचा ये कहीं मुझे फंसाना तो नहीं चाहती है, इसीलिए मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, तुम कौन हो और इधर क्या करती हो? और मैं ये बोलकर वापस आ गया। फिर मैंने सोचा कि वो चले गई क्या। मैं छत से जाकर देखा तो अभी भी वो वहीं पर खड़ी हुई थी और मुझे ही देख रही थी, मानो उसे पहले से ही पता था कि मैं उसे छत पर जाकर देखने वाला हूँ। फिर वो मुस्कुराई और दोबारा निकल गई। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया और मैं जब कॉलेज गया तो मैंने अपने दोस्तों को ये सारी बात बताई। तो उसमें से एक ने बताया कि कैफ़े में आती जाती है ये तो नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है हमारे कॉलेज में ही एक लड़की की मौत हो गई थी। बिजली का तार उसके ऊपर ही गिर गया था, जिससे वो कुछ देर में ही मर गई थी। और मेरे दोस्तों ने कहा, भाई देख, ऐसी चीज़ों से दूर रहना ही सही है, इसीलिए हमारी मान तो किसी पंडित से मिल कर आ। फिर जब कॉलेज की छुट्टियां हुई तो मैं वहीं से पास के एक पंडित के पास चला गया। हालांकि मैं अभी भी इन बातों को नहीं मान रहा था, लेकिन दोस्तों ने कहा था इसीलिए मैं चला गया। उस पुजारी को मैंने अपने साथ घटी सारी बात बताई। उस पुजारी ने मुझे एक लॉकेट दिए और कहा कि इसे कभी मत उतारना। फिर मैं वापस कमरे में आ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो लड़की उस रात को दिखी ही नहीं। ये मुझे अजीब लग रहा था। फिर मैंने अब उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर कमरे के अंदर चला गया और कुछ देर बाद सो गया। लेकिन कल जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मुझे पता चला कि उस पुजारी जी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर मेरे दोस्त और मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि मुझे वो लड़की दिखती है। हो सकता है कि उसी लड़की ने उस पुजारी जी को मारा होगा। अब कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा था कि यही सच है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं, और कुछ दिनों के लिए मैं अपने गांव सच में चला गया। कुछ दिन तो आराम से वहां पर बिता लिया, लेकिन एक बार जब मैं मार्केट से कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहा था तो रात के कुछ 10 बज चुके थे और गांव में कच्ची सड़क थी। ना ही वहां पर स्ट्रीट लाइट थी और ना ही मानो कोई दूसरी रोशनी आ रही थी। इसीलिए मैं बाइक भी धीरे धीरे चलाकर जा रहा था, क्योंकि सड़क एकदम ही कच्ची थी। ज़्यादा तेज़ बाइक भी नहीं चला सकता था। जब मैं एक पुल के पास पहुंचा तो मैंने देखा सामने एक औरत एक कुत्ते को खा रही है। ये देख के तो मानो मेरा सर ही चकरा गया। भला एक औरत कुत्ते को क्यों खा रही होगी? और दूसरी बात तो मुझे ये सता रही थी कि किसी भी जानवर का मांस कोई भी इंसान कच्चा कैसे खा सकता है। लेकिन मैं कुछ करता कि वो मेरी तरफ आने लगी, और जब उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और लाइट में उसका चेहरा दिखा, ये देखकर तो मैं मानो एकदम वहीं पर डर से कांपने लगा। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं इतना ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैंने देखा उसके चेहरे से खून नीचे की ओर टपक रहा था और उसका आधा चेहरा मानो किसी ने काट कर मांस निकाल दिया था। लेकिन जब वो मेरे थोड़ा करीब आई तो पता नहीं उसे क्या हुआ, वो अचानक मेरे से 10 से 20 मीटर दूर भागकर चले गई और अजीब सी आवाज़ में गुर्राने लगी। ऐसा लग रहा था कि गुर्राते हुए वो चिल्ला भी रही है। उसकी ये भयानक आवाज़ें सुनकर तो मैं ऐसे ही मरा जा रहा था कि उसने वहाँ पड़े कुत्ते को उठाकर मेरे ऊपर दे फेंका, जिसके बाद मैं बाइक से नीचे झाड़ियों में जा गिरा
और फिर अगले ही कुछ पलों में मैं कैसे भी करके वो झाड़ियों से बाहर आया। तो अब मैंने जो नज़ारा देखा, मैं समझ गया कि आज तो 100% मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा जो कैफ़े के पास लड़की मुझे दिखाई देती थी, अब वो भी यहीं पर मेरे सामने खड़ी है। और मुझे समझते देर न लगी कि मेरा लॉकेट उन्हीं झाड़ियों में गिर गया है। लेकिन मैंने जो देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की तो शायद मेरी मदद कर रही है, क्योंकि वो उस औरत से लड़ रही थी। और कुछ ही देर बाद वो औरत एक भयानक आवाज़ निकाल कर वहाँ से पता नहीं कहीं गायब हो गई। वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मुझे पहले से ही पता था कि इन दोनों में से कोई भी जीते मुझे तो मार ही देंगे। जब वो मेरे पास आई तो उसने मेरे सर को सहलाया और झाड़ियों में से उसने मेरे बाइक को ऐसे उठाकर बाहर निकाल दिया जैसे उसके लिए मानो वो कोई खिलौना था। मैं अभी उसे देख ही रहा था कि उसने कहा कि आज से तुम कोई भी तावीज़ मत पहनना, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। और फिर कुछ देर बात करते करते ही मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में था और सामने एक पुजारी जी भी थे। फिर उन्होंने बताया कि जब मैं घर नहीं लौटा तो मेरे चाचा और मेरा भाई मुझे ढूंढने के लिए बाहर आ गए, लेकिन मैं गांव से बाहर के मंदिर पर ही लेटा हुआ था। जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने सब कुछ एक तोते की तरह उन्हें बता डाला। फिर पुजारी जी ने पता नहीं क्या कुछ झाड़ फूक वगैरह किया और एक तावीज़ मेरे गले में डाल दिया। और फिर अचानक से मेरे ध्यान में आया कि वो लड़की, लेकिन मैंने उस समय कुछ नहीं किया, उस तावीज़ को पहन लिया। और कुछ 3 या 4 दिन बाद मैंने जब उस तावीज़ को उतारा तब मैंने देखा वो लड़की सच में मेरे पास बैठी हुई थी। मैंने उस लड़की से बहुत कोशिश की कि उसके बारे में जान लो, जैसे कि वो कौन है, लेकिन वो हर बार मना कर देती थी। फिर मेरे घर वालों ने एक अचानक से बड़ी पूजा रख दी। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये पूजा क्यों रखी गई है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे घर में कोई आत्मा है। मैंने कहा, ये किसने कहा कि यहाँ आत्मा है? तो मुझे बताया गया कि जो पुजारी जी कुछ दिन पहले आए हुए थे, उन्हीं ने बताया था कि यहाँ पर कोई आत्मा है। पता नहीं, मुझे इस पूजा से अच्छा नहीं लग रहा था। मैं नहीं चाह रहा था कि ये पूजा हो, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। फिर पूजा ख़त्म होने के कुछ दिनों के बाद मैंने जब तावीज़ उतारी तो मेरे सामने वो लड़की नहीं थी। पता नहीं मुझे कि उस समय मैं अपने आप में ही क्यों इतना अकेला महसूस कर रहा था। बहुत बुरा और अजीब सा फील हो रहा था, मानो कि मैं अब रो ही दूंगा। कुछ दिन तो एकदम से मानो मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। हमेशा मैं उदास ही बैठा रहता था। फिर एक बार मैं खेतों में पानी डालकर बैठा हुआ था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैंने देखा कि ये वही लड़की है। उस समय मैं अंदर से इतने दिनों बाद इतना खुश हुआ कि मानो जो चीज़ मेरे से दूर चले गई थी वो मुझे मिल गई। हमने कुछ बातें की और जाने से पहले उसने कहा कि अब से मैं तुमसे नहीं मिलूंगी और ये तावीज़ कभी मत उतारना। फिर कुछ ही देर में वो पता नहीं कहाँ चले गई। तब से मैंने उसे कभी नहीं देखा और ना ही मैं कभी ये तावीज़ उतारता हूँ। तो बस यही थी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना। इसी के साथ निखिल जी लिखते हैं कि बहुत सारे लोग शायद इस घटना पर विश्वास ना करें, लेकिन ये मेरे साथ घटी ही एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात ये भी बता देना चाहता हूँ कि आप में से कई सारे लोग हमें जो व्हाट्सएप पर कहानियाँ भेज रहे हैं, तो कृपया करके वो कहानियाँ वॉइस रिकॉर्डिंग में नहीं, बल्कि आप लोग हमें वो कहानियाँ लिख कर भेजिए। चलिए अब बढ़ते हैं कैलाश की कहानी की ओर। ये घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये 1970 की घटना है। उस समय मेरे दादा दादी ये दोनों ही खेती बाड़ी का काम किया करते थे।
एक सुबह की बात है कि जब मेरी दादी खेत में पहुंची तो उन्होंने खेत के अंदर किसी की कटी हुई उंगलियों को देखा। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और तुरंत दादाजी के पास जाकर वो दादाजी से कहने लगी कि ये कटी उंगलियां खेत में मैंने देखी है, पता नहीं किसकी होगी। और वहाँ पर कुछ खून के निशान भी थे उस उंगलियों के साथ। दादाजी ये देखकर और घबरा गए। उन्होंने तुरंत वो सभी उंगलियां इकट्ठा की और खेत के साइड में रख दी। और दादाजी दादी से कहने लगे कि क्या पता किसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ होगा। इसके बाद उन्होंने दादी को समझाते हुए कहा कि ये बात गांव में और किसी को नहीं मालूम पड़नी चाहिए, वरना लोग हम पर भी शक कर सकते हैं। और दादा ने दादी को चुप रहने के लिए कहा। लेकिन शायद कहीं ना कहीं दादी जानती थी कि इसके बारे में मालूम करना ज़रूरी है कि कौन थी या कौन था और किसके साथ क्या हुआ है। दादी लगभग 2-3 दिन तो किसी से कुछ नहीं बोली और उसके बाद उन्होंने ये बात अपनी एक करीबी दोस्त को बता दी। जब उन्होंने ये बात अपने दोस्त को बताई तो दादी की दोस्त ने उन्हें एक और डरा देने वाली बात बताई। वो बात ये थी, उनके दोस्त ने उनसे कहा कि लगभग पिछले 2 ही दिनों से खेत में ऐसा हो रहा है कि किसान जब भी रात के समय खेत में जाते हैं खेत की रखवाली के लिए या खेत में पानी डालने के लिए, तो रात में उन्हें किसी के वहाँ पर होने का एहसास होता है। कई बार कुछ किसानों ने तो किसी को खेत में घूमते हुए भी देखा। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि एक किसान जो कि उन्हीं की खेत को लग कर खेत थी, उसी का किसान था। उसका ये कहना था कि जब देर रात वो खेत के अंदर गया तो उसने खेत के अंदर एक औरत को देखा जिसकी उंगलियां कटी हुई थी और उसके हाथ में से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था। इसी के साथ उसका ये भी कहना था कि जब वो किसान उसे देखकर घबराया और वहाँ से भागने लगा, तब वो कटी उंगली वाली औरत उसके पीछे पीछे भागने लगी। क्या पता वो मदद के लिए भाग रही थी या फिर उस किसान पर हमला करने के लिए। ये बात देखते ही देखते गांव में आग की तरह फैल गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि तब तक मेरे दादा या दादी को किसी को कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया था और ना ही तो ऐसा कुछ महसूस हुआ था। लगभग फिर 1 हफ्ते के बाद जब दादा देर रात खेत में गए हुए थे तो उस रात उन्होंने भी उस औरत को देखा जिसकी उंगलियां कटी हुई थी और वो औरत भी दादाजी के पीछे भाग रही थी। दादाजी ये देखकर इतना ज़्यादा घबरा गए कि वो तुरंत खेत से निकलकर अपने घर पर दौड़ते हुए आ गए और हांफते हुए उन्होंने दादी को सारी बात बताई। दादी दादा से कहने लगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। गांव के जितने भी लोग हैं उन सबका ये कहना है कि शायद वो आत्मा मदद मांगने आ रही है या फिर हमला करने आ रही है। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। और गांव में जब उसके बारे में पता किया गया तो ये पता चला कि वो औरत गांव की थी ही नहीं, बल्कि उस औरत को कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे उस औरत का डर या फिर उस आत्मा का डर गांव वालों के बीच में बढ़ने लगा। और फिर कुछ दिनों के बाद खेतों में से एक आदमी भागता हुआ गांव में आया और चीखता चिल्लाता रोने लगा। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि क्या हो गया, क्या बात है, तो उसने उसके साथ घटी एक छोटी घटना बताई। उसका कहना यह था कि जब वो अपने खेत में काम कर रहा था तब उसने उसी औरत को देखा और वो औरत उस पर हमला करने आ रही थी। गांव में जो सामान से खेतियां होती है उसके हाथ में वही बड़ा सा सामान था और वो उसी सामान से उस पर हमला करने आ रही थी। एक अजीब बात यह थी कि उसकी उंगलियां तो कटी हुई थी, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे उसने उस सामान को पकड़ा हुआ था। और वो जब हमला करने आ रही थी तो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि उसकी गुर्राने की आवाज़ भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। गांव वालों ने जब उसकी ये बात सुनी तो गांव वाले अब दंग रह गए और फिर तभी ही गांव में से कुछ लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब कैसे भी इस समस्या से बाहर निकलना ही पड़ेगा। गांव के लगभग 10-12 लोगों ने ये सोचा कि अब हम एक रात में खुद जाकर उस खेत में देखेंगे।
ये वो लोग थे जिन्होंने अब तक उस आत्मा को ना ही तो देखा था ना ही महसूस किया था। इसीलिए अगली रात यही 10-12 लोग मिलकर पहरेदारी के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। रात का काफ़ी हिस्सा गुजर जाने के बाद भी इन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब ये लोगों ने सोचा कि अब घर पर लौट चलते हैं कि अचानक इन्होंने अपने सामने उसी औरत को देखा। वो औरत यही सब लोगों की ओर भागते हुए आगे आ रही थी। जब सभी लोगों ने देखा तो डर के मारे वहां से भाग गए और सभी लोग अपने घर पर आकर छुप गए। फिर कुछ और दिन गुजरे कि उस आत्मा से पूरा गांव परेशान रहने लगा और एक के बाद एक गांव में लगभग 7 मौतें हो चुकी थी। इसीलिए गांव के सभी लोगों ने मिलकर एक बड़े पुजारी जी को बुलवाया। उस पुजारी जी ने गांव में आकर ये बताया कि वो आत्मा इंसाफ चाहती है। उसे किसने मारा, और उससे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो आत्मा किसकी है। जो भी व्यक्ति या इंसान था वो किस गांव का रहने वाला था। गांव वाले इसी कोशिश में जुट गए। कुछ ही दिनों में ये पता चल गया कि वो पड़ोस के गांव की रहने वाली थी। जब लोगों ने उसके घर पर जाकर पूछताछ की तो पता चला कि उसका जो पति था, उसके पति पर ही उन लोगों को शक है और उसका पति उसी गांव में रहा करता था। उसके पति के चेहरे पर बिल्कुल भी दुख दिखाई नहीं दे रहा था उसकी पत्नी के लापता होने का। इसके बाद पुजारी जी ने गांव में सभी लोगों से कहा, इस आत्मा से बचने का सबसे अच्छा एक ही उपाय है, वो ये है कि इसके पति को कैसे भी इस गांव में बुलाना पड़ेगा और रात के समय उसके सामने ले जाकर छोड़ देना होगा। फिर पुजारी जी ने यह भी बताया कि जब तक वो अपना बदला अपने पति को मार के नहीं ले लेगी तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। गांव के सभी लोग इस पर मान चुके थे, लेकिन अब सवाल ये था कि उसके आदमी को लाएगा कौन। तभी गांव में से एक आदमी कहने लगा कि उसके आदमी को मैं जानता हूँ, वो थोड़ा लालची है, उसे कुछ पैसों का लालच देकर हम उसे यहाँ बुला सकते हैं। फिर वैसे ही हुआ। जब सूरज डूबा उसके बाद उसके आदमी को बुलाया गया और उसके आदमी को गांव वालों ने मिलकर जानबूझकर थोड़ी सी दारू पिला दी ताकि वो अपने होश में ना रहे। फिर क्या था, उसे खेत में ले जाकर छोड़ दिया और सभी गांव वाले वहां से निकल कर आ गए। अगली सुबह में दादी को वही खेत में से दोबारा कटी हुई उंगलियां मिली। इस बार दादी को बिल्कुल भी पहचानने में देर नहीं लगी। वो समझ चुकी थी ये कटी हुई उंगलियां उसी आत्मा के पति की थी। दादी ने वो सब उंगलियां उठाकर खेत में एकदम साइड कर दी। बस उसके बाद गांव में वो आत्मा का आतंक एकदम से ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से आप लोगों को जो भी कहानी अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।